नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए कल वोटिंग होनी है। 4 जून को चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे और नतीजों से पहले राहुल गांधी जीत का दावा कर रहे हैं। 7वें चरण के प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने कहा, इंडिया की सरकार बनने जा रही है। हम जनता से जुड़े हुए वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ने में सफल रहे और प्रधानमंत्री के बार बार भटकाने के प्रयास के बावजूद किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों की आवाज उठाई। तो राहुल गांधी के इस जीत के कॉन्फिडेंस पर चर्चा करेंगे। पर राहुल गांधी भले प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो, पर जिस तरह से अलग अलग मानहानि के मामले में फंसे हैं, उससे कैसे निकल पाएंगे। एक बड़ा झटका राहुल गांधी को लग चुका है। एक नया समन जारी किया गया है। मामला वीर सावरकर के अपमान से जुड़ा है, जिस पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में पुणे की अदालत ने समन जारी करते हुए उन्हें पेश होने के लिए कहा है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 19 अगस्त तय की है। तो कैसे फंसते जा रहे हैं इस मामले में राहुल गांधी, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी को जो ये नया समन मिला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आपसे जानेंगे कि कैसे राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं। लेकिन ये जो जीत का कॉन्फिडेंस राहुल गांधी के अंदर नजर आ रहा है, क्या ये हो पाएगा? देखिए, जीत का कॉन्फिडेंस है। अगर जीत का कॉन्फिडेंस होता तो ये लोग कम से कम ये बताते कि इतनी सीटें हम लोगों को यहाँ मिलने वाली है। ये हार का कॉन्फिडेंस है, जिसको डर को छिपाने के लिए अब ये लोग दड़बे से बाहर निकले। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं 273 से ज़्यादा सीटें इंडी अलायंस को मिलेगी, और उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं इंडिया की सरकार बनेगी। इंडिया की सरकार तो अब जिंदगी में कभी नहीं बनेगी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाली सरकारें खत्म हो चुकी है। अब सरकार भारत की बनेगी, मोदी की बनेगी। लेकिन इंडी अलायंस को लेकर ये लोग कहते हैं कि इंडी अलायंस 273 से ज़्यादा सीटें लेकर आएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंडी अलायंस है कहाँ। इंडी अलायंस के अंदर जो पार्टनर थे वो तो एक एक करके बाहर निकलते जा रहे हैं। ममता बनर्जी बाहर हो चुकी हैं और नीतीश कुमार पहले बाहर हो चुके हैं, अब वो एनडीए में आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल, जिसके ऊपर इतना भरोसा इन लोगों ने जताया, अभी तक सारी रिपोर्ट्स देखिए, पंजाब के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां जाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोला। लेकिन अरविंद केजरीवाल चुप नहीं है। अरविंद केजरीवाल क्या बोलता है कि भाई हम कांग्रेस के साथ परमानेंट गठबंधन में नहीं है। ये तो देश बचाने, संविधान बचाने के लिए हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगने लगा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर पीएम मोदी ने जिस तरीके से मुद्दे उठाए कि कांग्रेस तो करप्शन के दलदल में पहले से फंसी थी और एक नए जो क्रांतिकारी पार्टी आई है वो करप्शन के साथ कांग्रेस से भी कंपटीशन कर रही है और दोनों ने अलायंस किया है। दूसरी बात, इन लोगों को लगने लगा है कि अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव आने वाला है नवंबर दिसंबर में। दिल्ली में कम से कम कांग्रेस के साथ गठबंधन तो नहीं हो सकता, नहीं तो दिल्ली में विधानसभा के अंदर कांग्रेस में गठबंधन हो गया तो फिर कांग्रेस को सीटें देनी पड़ेगी। और ये जो हम बड़ी बड़ी बहुमत की बात करते हैं वो तो कांग्रेस के साथ विधानसभा में गठबंधन के साथ ही खत्म हो जाएगा। उनके जो वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाएंगे। लोकसभा में ऐसे भी इन लोगों को कुछ मिलता नहीं है। तो ये इंडी अलायंस के अंदर जितने पार्टनर हैं, शरद पवार अलग तरीके से राग अलाप रहे हैं, उनको अपने बेटी के भविष्य की चिंता है। लोकसभा चुनाव के बाद वो देख लेंगे, आकलन कर लेंगे कि हमें फिर से अजीत पवार के साथ एक होकर एनडीए का हिस्सा रहना है या फिर हमें अपनी पार्टी ही छोड़ देनी है, सिर्फ सुप्रिया सूले के लिए अजीत पवार से बात करनी है। ये सारे राज्यों में जितने इंडी अलायंस के पार्टनर हैं उसमें अखिलेश यादव, जिनके लिए कहा जाता है कि पहले भी राहुल गांधी के साथ जो गठबंधन किए थे, कुछ दिन के बाद ही राहुल गांधी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इन लोगों ने अब तक जो अलायंस बनाया है ये चुनाव से पहले का है। रिजल्ट के बाद अलायंस रहेगा ही नहीं, इनके अलायंस के अंदर ही घमासान शुरू हो जाएगा। 1 जून को मीटिंग की बात तो की, ममता बनर्जी ने कह दिया पहले हम नहीं आ पाएंगे। तो आप
जिस इंडी अलायंस की बात करते हो वो तो अभी धरातल पर ही नहीं है। जैसे जैसे स्टेट में चुनाव होता गया वहां के इंडी अलायंस पार्टनर दूरी बनाते गए। अगर स्टालिन की बात करें जो सबसे बड़े प्रशंसक रहे इन दिनों राहुल गांधी का, क्या तमिलनाडु के चुनाव के बाद किसी भी दूसरे स्टेट में स्टालिन के साथ राहुल गांधी दिखाई पड़े? या एमके स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर जितने भी स्टेट के हैं उनका रिकॉर्ड देखिए। हेमंत बिस्वा शर्मा असम से चलता हुआ पंजाब तक, महाराष्ट्र तक चुनाव प्रचार करते नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते नजर आते हैं। अभी जो नया नया सीएम बने हैं राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, इन सबको ड्यूटी लगाई गई है अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार करने की। तो क्या इंडी अलायंस के जितने स्टेट में सरकार है, चाहे झारखंड में हो या फिर हिमाचल प्रदेश में हो या फिर तमिलनाडु की बात करें केरल में हो, इन सब जगहों के जो सीएम हैं नॉर्थ इंडिया में प्रचार करने के लिए क्यों नहीं आए? क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हमने जितने जहर उगले हैं नॉर्थ इंडिया के लिए, देश के लिए, वो जहर यहां पर आके हमारे खिलाफ ही चला जाएगा। अगर स्टालिन को राहुल गांधी बिहार में, उत्तर प्रदेश में प्रचार करने के लिए बुलाते, जो रामलीला मैदान तक में आ चुके थे, पहले के इंडिया अलायंस की बैठकों में आए थे, बिहार भी गए थे, लेकिन अगर प्रचार के लिए आते तो क्या यहां पर यह बात नहीं उठती कि यही स्टालिन का परिवार है जो हिंदू धर्म को, सनातन को खत्म करने की बात करता है, साउथ नॉर्थ के बीच डिवाइड पैदा करने की बात करता है। तो इसलिए अभी इंडी अलायंस है ही नहीं और ये लोग दावा कर रहे हैं इंडी अलायंस के इतने सीटें मिलने की, लेकिन मोदी तो दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो इनके दावों में सच्चाई तो अब चंद दिनों में पता चल जाएगा, 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के पास कॉन्फिडेंस हार की है, जीत का कॉन्फिडेंस नहीं है। इसीलिए ये आगे की प्लानिंग भी कर रहे हैं कि कैसे 4 जून के आसपास ही आगे हम 1 महीने के लिए गायब हो जाएंगे। अभी भी आप देख लीजिए, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, उसके बाद पीएम मोदी साधना करने गए और राहुल गांधी अपने 4 चमचों के साथ कहां गए? वो गए खाना पीना खाने के लिए, गर्मी से राहत के लिए वो जा रहे हैं आइसक्रीम बार में, पार्लर में। तो ये इनके तरीके हैं, जीवन शैली है। इसलिए इस जीवन शैली के साथ लोगों ने राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया है और ये इनके इंटरनल सर्वे से भी पता चलता है। भले ही चुनाव तक जितना खुश होने की नौटंकी करनी है ये लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, और वो बौखलाहट भी वैसे चेहरे में नजर आ रही है। आपने सही कहा कि जीत का कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हार का ही कॉन्फिडेंस है। सर, बात करें एक मानहानि से जुड़े मामले में वीर सावरकर को लेकर, जिसमें जो राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात की गई, अब पुणे कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट जो पेश कर दी थी उस पर अब राहुल गांधी के खिलाफ समन भी जारी कर दिया गया है। कैसे इस मामले में फंस रहे हैं? अब जल्दी ही इस मामले में फैसला भी आएगा। अभी तो समन जारी किया गया है क्योंकि देखिए इस पूरे जो क्रोनोलॉजी बनी है, एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, राहुल गांधी के खिलाफ कंप्लेन है। 2023 में ये जब लंदन में बोले थे, इन्होंने कहा था कि वीर सावरकर अपनी एक किताब में इस बात का जिक्र किया है कि वो अपने 5-6 दोस्तों के साथ थे और एक मुस्लिम युवक की पिटाई कर रहे थे और मुझे ये देखकर खुशी हो रही थी। ये पूरा वाकया उन्होंने बताया है और कोट किया है वीर सावरकर की किताब का। ये सबसे ज्यादा बड़ी भूल इनकी हो गई। अगर इन्होंने कहा होता कि मैंने सुना है ऐसा कि वीर सावरकर ऐसा कहा करते थे, मुस्लिमों की पिटाई करने से वो खुश हुआ करते थे, तो एक अलग बात थी। उन्होंने, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि वीर सावरकर ने एक किताब में इसका जिक्र किया है। सात्विकी सावरकर ने इनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया 499 और 500 के तहत। मतलब ये वही धारा है जिसमें 2 साल की सजा पहले भी राहुल गांधी को मोदी सरनेम के मामले में हो चुका है। और उसके बाद सात्विकी सावरकर के उस कंप्लेन के बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया कि आप सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करके बताओ कि इस मानहानि के मामले में राहुल गांधी को नोटिस भेजा जा सकता है या नहीं, यानी कि ये केस बनता है या नहीं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, वीर सावरकर की सारी किताबें खंगाली, इन लोगों से भी अपील किया कि भाई राहुल गांधी के तरफ से आप बताओ कि किस किताब में इसका जिक्र है। इन लोगों ने जवाब नहीं दिया तो पुलिस ने प्रथम दृष्टया ये बता दिया कि ये केस सच्चाई पर आधारित है। राहुल गांधी का वो बयान ऑन रिकॉर्ड है
और जिस किताब की चर्चा की जा रही है वो किताब कहीं है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो वीर सावरकर का अपमान तो हुआ है। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर अपमान किया है, इसलिए ये मामला बनता है। और फिर जब पुलिस की रिपोर्ट आई तो कोर्ट ने समन भेजा। राहुल गांधी की तरफ से इस हियरिंग में कोई वकील नहीं थे, अभी किसी वकील को नियुक्त नहीं किया, बल्कि एक तरफा कोर्ट ने कहा कि ये मामला जब पुलिस ने हमें सौंपा है तो इसमें राहुल गांधी के वकील या राहुल गांधी को खुद आकर बोलना पड़ेगा। इसलिए 19 तारीख का समय दिया गया है, 19 अगस्त, मतलब आपके पास भी समय है। आप इस केस को इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, जांच लीजिए, इसके सारे गवाहों को बुला लीजिए, उनके कॉपी देख लीजिए, फिर आप जाकर 19 तारीख को अदालत में पेश होंगे और बताना पड़ेगा आपको कि आपने किस किताब में ये पढ़ा था, क्योंकि ये तथ्यों पर आधारित है, ये सिर्फ बयानों पर आधारित नहीं है। इसमें तथ्य हैं कि अगर आपके पास वो एविडेंस है किताब का तो ठीक है, ये केस खारिज हो जाएगा। अगर किताब का एविडेंस नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा कि आपने गलत तरीके से भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया। उनके वंशज जो पूर्व हैं वो इसके खिलाफ जा रहे हैं, उनके परिवार से संबंधित मामला है और पूरे देश का अपमान है। तो इस मामले में आपको कोर्ट में सरेआम माफी मांगना पड़ेगा, या तो फिर आपको यही 2 साल की सजा होगी, जैसे मोदी सरनेम के मामले में हुआ था। और राहुल गांधी कहां किसी आधार पर बयान देते हैं, सबूत तो उनके पास होते ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में पुणे की अदालत ने समन जारी कर दिया है। अदालत ने उन्हें पेश होने के लिए कहा है। विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकीक सावरकर ने राहुल गांधी पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सावरकर को लंदन में विवादित बयान देकर बदनाम करने का आरोप लगाया है, जिस पर पूरी जांच की गई, रिपोर्ट तैयार की गई और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए समन किया गया है। अब देखना होगा इस केस से कैसे बाहर निकल पाते हैं राहुल गांधी। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।